हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोग क्लास 10th की पॉलिटी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जो है फेडरलिज्म। ओके, तो फेडरलिज्म के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या होता है, किस टाइप का। हमने जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पढ़ लिया है ना, कैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव हमने पढ़ा, फिर लेजिस्लेचर क्या उनका होता है, कैसे पावर शेयरिंग होती है, हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा। आज हम तो है ना वर्टिकल डिविजन्स ऑफ पावर पढ़ेंगे अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है मॉडर्न डेमोक्रेसी में। इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे किस फॉर्म्स में पावर शेयर होती है वर्टिकली, जिसको हम कॉमनली रेफर करते हैं वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर को, किसको, फेडरलिज्म। ठीक है, वी बिगिन विद डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इन जनरल टर्म, द रेस्ट चैप्टर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द थ्योरी प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। ठीक है, और डिस्कस करेंगे कैसे फेडरल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो फॉलो करते हैं, और एनालाइज करेंगे पॉलिसीज, पॉलिटिक्स को जो स्ट्रेंथन करता है फेडरलिज्म को इन प्रैक्टिस में। और टुवर्ड द एंड हम जो है लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ चलेंगे, जो थर्ड टेयर है इंडियन फेडरलिज्म में। ठीक है, तो व्हाट इज फेडरलिज्म। ठीक है, हमने बेल्जियम और श्रीलंका का जो है दो कंट्रास्टिंग एग्जांपल पढ़े पिछले यूनिट में, है ना। वी विल रिकॉल वन ऑफ द की चेंजेस में जो कॉन्स्टिट्यूशन में बना किए, किसने, बेल्जियम के ने, कैसे रिड्यूस की उसने पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की, और कैसे उन्होंने क्या है रीजनल गवर्नमेंट्स को पावर दी। ठीक है, रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर, कैसे रोल्स और पावर्स उनके चेंज हुए। ठीक है, फेडरलिज्म एक सिस्टम, देखो फेडरलिज्म की डेफिनेशन है, फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी, जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली में, ठीक है, और इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, और डिफरेंट स्टेट्स जैसे हमारे यहाँ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये छोटी छोटी ये स्टेट्स, इनको भी पावर्स दी गई है। और ओवरऑल एक क्या है, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, दिल्ली में पार्लियामेंट के पास यूनियन गवर्नमेंट है, और दिल्ली के पास अलग भी है, वो भी यूनियन टेरिटरी, कैपिटल स्टे है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है। यूजुअली फेडरल में क्या होता है, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक सेंटर में, एक स्टेट में। एक होती है जो गवर्नमेंट जो इंटायर कंट्री को होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है फ्यू सब्जेक्ट जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं, और अदर गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे होती है, प्रोविंशियल लेवल पे। ठीक है, जिन्हें स्टेट्स भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन संभालती हैं अपनी स्टेट का। बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है इंजॉय करती हैं पावर इंडिपेंडेंटली। ठीक है, देखो वेरियस जहाँ जहाँ क्या है फेडरल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है। ज़्यादा जो बड़ी कंट्रीज होती हैं ना, जो लार्ज मतलब जिनकी टेरिटरी होती है, वहाँ फेडरल जो है फेडरल सिस्टम ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसेस के लिए भी होता है। डाइवर्स कंट्रीज़ में भी होता है। रशिया जो है बड़ी है, यहाँ फेडरलिज्म है। इंडिया है, पाकिस्तान है, फिर नाइजीरिया, यूथोपिया, देखो बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, दीज कंट्रीज जहाँ पे फेडरलिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट टू लेवल पे। ठीक है, अब कुछ की फीचर पढ़ेंगे हम फेडरलिज्म का। देखो, द टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट फेडरलिज्म में होती है। ठीक है, डिफरेंट टेयर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, टायर्स ऑफ गवर्नर जो सेम सिटीजन को करती है। जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमें गवर्न कर रही है, और हम जिस रिस्पेक्टिव स्टेट में रहते हैं वो भी हमें गवर्न कर रही है। हम यूपी में रहते हैं, हम बिहार में रहते हैं, हम बंगाल में रहते हैं, अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट वो भी हमें एडमिनिस्टर करती है, और हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमें एडमिनिस्टर करती है। ठीक है, ईच जो टेयर होता है उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन होती है। कुछ स्पेसिफिक मैटर्स होते हैं लेजिस्लेचर के, टैक्सेशन के और एडमिनिस्ट्रेशन के, जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इस तरीके से इनमें बटे हुए हैं कि इनमें वो लॉज वो बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जो जुरिस्डिक्शन होती है रिस्पेक्टिव लेवल्स और टेयर ऑफ गवर्नमेंट की, वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली स्पेसिफाइड होती है। ठीक है, जैसे लिस्ट दी हुई है ना। सो द एग्जिस्टेंस एंड द अथॉरिटी जो हर टेयर ऑफ गवर्नमेंट की होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड होती है। ये नहीं कि एक दूसरे के जो है फील्ड में घुसेंगे। ठीक है, नहीं, जो फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन है, कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने आप मर्जी से सब कुछ चेंज नहीं कर सकती। सच चेंजेस रिक्वायर कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। दोनों, कुछ भी फेडरलिज्म, देखो हमारे इंडिया में भी है ना, जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, उसमें अगर कोई चेंजेस लानी है तो कंसेंट 50% ऑफ द स्टेट का कंसेंट इंपॉर्टेंट है। स्पेशल मेजोरिटी तो है ही है, साथ में 50% कोई भी फेडरल फीचर चेंज करने के लिए। ठीक है, कोर्ट्स के पास पावर होती है इंटरप्रेट करने की कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हाईएस्ट अथॉरिटी जो कोर्ट है वो एक्ट करती है। हमारे यहाँ कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट है उसको जो है क्लैरिफाई करने के लिए। ठीक है,
जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है हर गवर्नमेंट का वो क्लियरली स्पेसिफाइड किया होता है, एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दी जाती है, ठीक है, इस तरीके से। और सातवीं चीज़ देखो, जो फेडरल सिस्टम है यहाँ पे डुअल ऑब्जेक्टिव होता है, एक तो सेफ गार्ड करना और प्रमोट करना है यूनिटी ऑफ कंट्री की, वाइल सेम टाइम अकोमोडेट करना है रीजनल डाइवर्सिटी को, क्योंकि अलग अलग टाइप के डाइवर्स नेचर के एरियाज हैं, तो उनके हिसाब से उनको गवर्न करना है, ठीक है। दो एस्पेक्ट, एक क्रूशियल है इंस्टीट्यूशंस के लिए भी और प्रैक्टिस करने के फेडरलिज्म के। गवर्नमेंट जो डिफरेंट लेवल पे अग्री होनी चाहिए इन रूल से पावर शेयरिंग के, ये नहीं कि एक जो है दूसरे की टेरिटरी के इसमें घुस रहा है, मतलब ये नहीं कि टेरिटरी लैंड से ही मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, नहीं, उनके जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स में, उनके एग्जीक्यूटिव सब्जेक्ट में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कंटिन्यूसली इंटरफेयर करेगा सेंटर स्टेट के, स्टेट सेंटर्स के, सो देयर विल नॉट बी ए म्यूचुअल ट्रस्ट, तो देयर शुड ऑल्सो बी ए ट्रस्ट दैट अबाइड बाय द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। एक आइडियल फेडरल सिस्टम वहाँ है जहाँ बहुत एस्पेक्ट, जहाँ म्यूचुअल ट्रस्ट हो और एग्रीमेंट हो कि हम दोनों एक साथ रहेंगे। एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जो है कि वेरियस गवर्नमेंट के बीच में, वो एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जहाँ में फेडरलिज्म जो फॉर्म हुई थी, वहाँ टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू फेडरलिज्म हैज़ बीन फॉर्म। द फर्स्ट रूट्स इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर बाय देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट सो दैट पूलिंग सोवर्गनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। दो तरीके से होता है, एक तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी 50, उन्होंने एक एग्रीमेंट के थ्रू कि हम लोग अपनी स्वर्गनिटी शेयर करेंगे आपस में, और हमने फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और अपनी डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए हम लोग एक कंट्री बनाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। जैसे कमी फेडरेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों ने मिल के एक कंट्री बनाने की कोशिश की, एक आइडेंटिटी अपनी है। दूसरी होती है, ये जो है ना इक्वल पावर होगी और स्ट्रॉन्ग होगी फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। अब सेकंड रूट है जहाँ पे क्या है, लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। जैसे एक बड़ी कंट्री है पहले से, लेकिन उसने फेडरलिज्म इसलिए इख्तियार किया क्योंकि हम लोग थोड़ा पावर को डाइवर्स करेंगे, क्योंकि डाइवर्सिफाइड कंट्री है, अपनी आइडेंटिटीज़ को भी लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इस तरीके से हम जो है अपनी कंट्री को इन छोटे छोटे ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव और एनी अदर कन्वीनियंस से हम लोग डिवाइड करके एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट है, स्टेट्स डिस्ट्रक्टेबल है, बट यूनियन जो है फेडरेशन वो इनडिस्ट्रक्टेबल है। वहीं एग्रीमेंट में जो है, एग्रीमेंट में स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टेबल, स्टेट आर इनडिस्ट्रक्टेबल, कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो है स्टेट्स को अलग अलग टुकड़ों में बांट नहीं सकते, बट यूनियन से अलग हो सकती है, समझे। इन सेकंड कैटेगरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू हैव मोर पावरफुल वाया स्टेट, जिसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कंट्रीज़ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इस तरीके से होती है, अनइक्वल पावर भी होती है। सेकंड, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, ये पढ़ते देखो। लेट अस बिगिन विद कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, इंडिया इमर्ज हुआ इंडिपेंडेंस आफ्टर पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान का। सून आफ्टर पार्टीशन जो सर्वल प्रिंसली स्टेट से बिकेम पार्ट ऑफ द कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑल्सो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरलिज्म, फेडरेशन, याद रखना फेडरेशन यूज नहीं किया, वो कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन ऑफ स्टेट है। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन। लेट अस गो बैक टू द सेवन फीचर्स हमने पढ़े। वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड टू टियर ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, और स्टेट गवर्नमेंट है जो प्रोविंसेस को डिफरेंट प्रोविंशियल लेवल पे एक्सपेक्ट है। फिर थर्ड टियर ऐड किया गया फेडरलिज्म में हमारे, जहाँ पे क्या किया, पंचायत राज और म्यूनसिपलिटी, मैंने आपको पढ़ाया था 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में ये चीज़ की गई, ठीक है। इस तरीके से तीन टायर जो इंजॉय करेंगे कुछ डिफरेंट सेपरेट जुरिस्डिक्शंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया, लेजिस्लेटिव पावर्स जो है बिटवीन यूनियन और स्टेट में कंटेंट डिवाइड किए गए। मैंने अब फिर यूनियन लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसपे सिर्फ पार्लियामेंट जो है कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट है ना, जैसे एग्रीकल्चर, इरिगेशन जैसे सब्जेक्ट्स में, जिसमें स्टेट जो है पावर दी गई है इन चीज़ों पे लेजिस्लेट करने की कुछ पावर्स, ठीक है। ये लिस्ट्स हैं कि इन चीज़ों में, जैसे डिफेंस है, बैंकिंग है, इन चीज़ों पे अगर कोई भी रेगुलेशन, कोई भी रूल्स बनाने हैं तो वो सेंटर बनाएगी। एग्रीकल्चर है, लैंड है, उसमें स्टेट बनाएगी। फिर एक कंकरेंट लिस्ट कि जिसमें दोनों गवर्नमेंट स्टेट बना दोनों सेंटर भी बना सकती है लॉज और स्टेट भी बना सकती है। लेकिन अगर सेंटर ने लॉ बनाया है, स्टेट ने भी बनाया, तो सेंटर का लॉ जो है प्रिवेल करेगा, ठीक है। ये चीज़ें यूनियन कंकरेंट, रिजर्व लिस्ट जो है वो सेंटर के हाथ में। तो इस तरीके से जो है क्या है, पावर्स को डिवाइड किया गया है बिटवीन दी हाउसेस। और मैंने एक आपको और चीज़ बनाई थी, अगर सेंटर
कोई भी फेडरल फीचर्स को अगर अमेंड करेगी, क्योंकि अमेंडिंग पावर तो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है ना, तो इसको 50%, पहले तो स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए, फिर 50% ऑफ द स्टेट का कंसेंट भी चाहिए। ठीक है, हमने पढ़ा है ये इंडियन पॉलिटी का जो हम कोर्स कर रहे हैं साथ साथ में, उसमें हम लोग ने ये पढ़ा है अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग वो वीडियो जो है प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो, अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सी हैं। 3 टाइप बताई थी, स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी विद हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट। इस तरीके से जो है ये चीज़ें होती, ठीक है, ओके, इस टाइप से। ठीक है, ये है फेडरलिज्म। देखो ये था, ये मैप आप देख सकते हो, ये मैप है 1947 का। देखो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, राजपूताना, पंजाब, कश्मीर, यूनाइटेड प्रोविंस, अलग अलग थे, आसाम पूरा था। देखो फिर देखो बर्मा है यहाँ पे, ठीक है, फिर सेंट्रल प्रोविंस, फिर सेंट्रल इंडिया, गुजरात, मुंबई, इतना सा, हैदराबाद, उड़ीसा। आप देखोगे, फिर देखोगे जब लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमने 1950, मैंने आपको बताया था 55 में जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो आंध्रा जो है पहली जो है बनी थी पहले, फिर उसके बाद तेलंगाना बनाई गई एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, छत्तीसगढ़ को और झारखंड को अलग किया गया ड्यू टू दी डेवलपमेंटल इश्यूज़ की वजह से, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से हमने उत्तराखंड को बनाया। इस तरीके से जो है आज का पॉलिटिकल मैप इस तरह का शेप लेता है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट वेर, कोई लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनी, कोई डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए बनी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनी, कोई लैंग्वेज बेस पे, कुछ कल्चरल बेस पे। ठीक है, इस तरीके से जो है आकार जो है हमारा आज बन के आया। ठीक है, लैंग्वेजेस पॉलिसी देखो, 22 लैंग्वेजेस जो है, हिंदी जो है वो मदर टंग है 40% ऑफ इंडियंस की, लेकिन वहीं कुछ साउथर्न कंट्रीज़ और जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ अलग अलग टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है। तो स्टेट ने क्या रिकॉग्नाइज़ किया, कहीं हम बेल्जियम की तरह जो है ना फ्रेंच और डच में डिवाइड ना हो जाए, तो स्टेट ने 22 अदर लैंग्वेजेस को जो है रिकॉग्नाइज़ किया, जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन की। इन 22 लैंग्वेजेस में को है स्टेट्स जो है अपनी मर्जी से कोई भी लैंग्वेज को अपनी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई भी लैंग्वेज को चूज़ कर सकता है जिसमें वो अपने डे टू डे जो है गवर्नेंस के चला सके। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। फिर जो है क्या है, फिर ये चीज़ें हमने जान ली। ठीक है, अब देखते हैं सेंट्रल स्टेट। देखो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप्स जो है ना वो बहुत बार रिकन्स्ट्रक्ट हुए। देखो 1967 तक, जब तक तो नेहरू जी थे और एक सिंगल पार्टी का रूल था, कांग्रेस डोमिनेशन था, है ना, ऑल अदर स्टेट में, तब तक तो बड़ा स्मूथ चल रहा था। लेकिन 1967 के बाद क्या हुआ ना, जैसे जैसे जो है ना मल्टीपल पार्टीज़ ने जो है क्या किया कि स्टेट्स में जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ की जो है सरकारें आई, यहीं से जो है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लिकेट होने लगा। ओवर द ईयर्स क्या हुआ कि अब जो है डिमांड्स और जो है पावर्स जो है चेंज होने लगी। क्या सेंटर कुछ और चाह रहा है, स्टेट कुछ और चाह रहा है। ठीक है, अपने इश्यूज, क्योंकि सेम आइडियोलॉजी नहीं है ना, सेंटर में कुछ अलग पॉलिटिकल पार्टी है और स्टेट में अलग पॉलिटिकल पार्टीज है। तो यहाँ से टर्मोइल्स जो है सेंटर स्टेट का शुरू हुआ। आइदर इट इज़ फाइनेंशियल, आइदर इट इज़ ड्यू टू द गवर्नर, बिकॉज क्या होता था कि गवर्नर जो है, सेंटर जो है इज एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो अपनी मर्जी से इशू करते थे, तो स्टेट गवर्नमेंट और उनके बीच में कंटिन्यूस टसल स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से जो है सेंट्रल स्टेट जो है जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है ओवर द ईयर्स चेंज हुआ। जब से कोलिशन गवर्नमेंट्स आई तो थोड़ा और इन्फ्लक्स हुआ इसमें जो है प्रॉब्लम्स का। इस तरीके से जो ओवर द ईयर्स चेंज हुए। ठीक है, ओके, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, देखो सेंट्रलाइजेशन होता है एक्सेसिव पावर एट द सेंटर। ठीक है, रीजनल लेवल पे बहुत कम होती है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन, डी देखो, सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को क्या किया गया, डिस्पर्स किया गया डिफरेंट प्रोविंसेस में, कि स्टेट्स के पास भी कुछ पावर है, लोकल गवर्नमेंट्स के कुछ पावर है, यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया, पावर को फैला दिया, पावर को क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में फैला गया। तो मेजर स्टेप जो डिसेंट्रलाइजेशन का टेकन वाज 1992, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड मेक द थर्ड टायर, जो तीसरी टायर मैंने आपको बताया लोकल गवर्नमेंट, तो उनको ऑटोनॉमी दी गई, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस दिए गए। ठीक है, सीट रिजर्व्स भी की गई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, अफर्मेटिव एक्शंस लिए गए। वुमेन्स के लिए 1/3 जो है सीट रिजर्व कर दी गई वुमेन के लिए। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन क्रिएट किया गया, ये हर स्टेट में जो पंचायत और म्यूनसिपलिटी इलेक्शंस करवाएंगे। ठीक है, ताकि क्या हुआ कि लोकल पीपल जो है इन्वॉल्व हो डेमोक्रेसी में, ग्रास रूट डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी के लिए इट वाज एसेंशियल। ठीक है, कुछ सम पावर्स दी गई रेवेन्यू रिलेटेड, ताकि लोकल जो गवर्नमेंट हैं वो इंडिपेंडेंटली अपना काम चला सके। पीपल गेट मोर लिटरेट
अबाउट डेमोक्रेसी, हाउ दे शुड वर्क, रिप्रेजेंटेशन हो लोगों का इंडियन डेमोक्रेसी में, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द पॉलिटिक्स ऑफ देयर कंट्री, दे गेट मोर अवेयर व्हाट दे शुड डू। ओके, इस तरीके से जो है पावर बीइंग डिस्पर्स। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन जो है स्टार्ट हुआ 1992 के साथ, ठीक है। फेडरलिज्म में तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑलरेडी था, ठीक है। बट जो कॉलोनियल हिस्ट्री है, जब हमारे एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन होता था, जब जो है गवर्नर जनरल के पास एक्सट्रीम पावर्स थी, देवर उनको जो है अनडू करने के लिए हमने फेडरलिज्म पहले अख्तियार किया सेंटर और स्टेट में। फिर हमने और एक थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट बनाई जो हमारे गांधी जी के जो है आइडियोलॉजीज पे बेस्ड था कि विलेजेस शुड बी सेल्फ सफिशिएंट, दे शुड बी इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से जो हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया। तो फेडरलिज्म को जो है, फेडरलिज्म को अगर हमने नट शेल में समझना है तो वो क्या है, डिवीजन ऑफ पावर। किधर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन, एक यूनिट है सेंटर और एक है स्टेट, यहाँ सेंटर यहाँ स्टेट, ठीक है। इंडिया हैज़ ऑल्सो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से वर्टिकल जो है क्या है, डेसोल्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, वर्टिकल शेयर पावर शेयरिंग, ठीक है। इसमें सेंट्रल स्टेट इश्यूज भी आते हैं, हम लोगों ने बड़े डिटेल के साथ हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी में वो कोर्स कवर कर रहे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो चीज़ देख सकते हो, ठीक है, किस तरीके से हम लोग वो चीज़ कवर कर रहे हैं, ठीक है। क्या सेंट्रल स्टेट इश्यूज होते हैं, सरकारिया कमीशन, पंचिया कमीशंस, तो वेरियस चीज़ों को हम लोग भाई इशू से हमने क्लियरली डिसाइन किया है। स्टेट के बीच में इंटर स्टेट रिलेशनशिप को हमने डिस्कस किया है, वाटर डिस्प्यूट्स हमने इशू किया है। फेडरलिज्म में एक और बात है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है, अगर कोई भी सेंटर और स्टेट के बीच में इशू आएगा तो कौन है ओरिजिनल, सुप्रीम कोर्ट उनको सॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इतना सा है फेडरलिज्म का कंसेप्ट। आप इस चैप्टर को एक दो बार डिटेल से पढ़ोगे तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ओके, थैंक यू।